आज मैं जिस मूवी का रिव्यू देने वाली हूँ उसका नाम है जेसाबेल। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और ये 2014 में रिलीज़ हुई थी। इसको आप एयरटेल एक्सट्रीम पर देख सकते हैं। बताती हूँ क्या है ख़ास इस मूवी में। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि जैसी यानी कि जेसाबेल अपने मंगेतर के साथ उसी के घर में शिफ्ट होने वाली होती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है, दोनों गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ जैसे ही जाने लगते हैं रास्ते में उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके मंगेतर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और जेसाबेल हॉस्पिटलाइज हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि ना केवल उसने अपने मंगेतर को खो दिया है बल्कि उसने अपने बच्चे को भी खो दिया है। वो बहुत डिप्रेस रहती है, वो चलने लायक हालत में नहीं रहती, उसके पैर बिल्कुल काम नहीं करते। डॉक्टर कहते हैं कि आपको पूरी तरह रिकवर होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। क्या आप अपने घर से किसी को बुला सकती हैं? जेसाबेल बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसने अपनी माँ को कैंसर की वजह से खो दिया था और उसके पापा ने बचपन में ही उसे एक आंट को दे दिया था। उसने अपने पापा के साथ कभी कोई समय नहीं बिताया, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप अपने घर वालों में से किसी को भी फ़ोन करिए, उन्हें बुलाइए जिससे वो आपको ले जा सकें। जेसाबेल फ़ोन करती है अपने पापा को और फिर उनसे कहती है कि मेरा इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज़ हॉस्पिटल आकर मुझे लेकर जाइए। फादर पहुंचते हैं, जेसाबेल को देखते हैं, बिना कुछ कहे वो उन्हें अपने पुश्तैनी घर ले जाते हैं। जेसाबेल जब जाती है तो बड़ा एक स्ट्रेंज सा रिलेशन रहता है फादर डॉटर के बीच में। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, बस चुपचाप वो रहना शुरू कर देती है। उसके फादर उसे उसी रूम में रखते हैं जिस रूम में उसकी माँ रहा करती थी। जेसाबेल एक व्हील चेयर पर रहती है। वो जैसे ही अपने माँ के रूम में एंटर करती है तो उसको अपनी माँ की फ़ोटो देखकर उनकी बहुत याद आती है। जब वो सोती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी व्हील चेयर के ऊपर कोई बैठा है, पर जेसाबेल जब ध्यान से देखती है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। उसके समझ में नहीं आता है कि ये उसकी माँ है जो उसे याद कर रही है या कोई और। तभी उसकी नज़र पड़ती है बेड के नीचे रखे एक बॉक्स पर। वो बॉक्स को निकालती है तो हैरान रह जाती है कि उसकी माँ ने उसके लिए कुछ कैसेट्स बनाई हैं। जेसाबेल उसमें से मौका देखकर एक कैसेट निकालती है और जैसे ही प्ले करती है तो अपनी माँ को देखकर हैरान रह जाती है। उसकी माँ को ये बात पता होती है कि बच्चे के जन्म के साथ ही वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगी, इसलिए वो उसके लिए हर बर्थडे के लिए एक कैसेट बना के जाती हैं। वो एक टैरो कार्ड एक्सपर्ट होती हैं और टैरो रीडिंग करती हैं। वो जेसाबेल को बताती हैं जब तुम इस घर में आओगी तुम हैरान रह जाओगी कि तुम्हारे साथ इस घर में एक साया और रहेगा और वो भी किसी लड़की का। ऐसा होगा जेसाबेल, पर ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है वो एक एंजल हो जो तुम्हें सिर्फ गार्ड कर रही हो। जेसाबेल बहुत खुश होती है जब उसकी माँ उससे कहती है तुम अपनी हर खुशी को पूरी करोगी, तुम कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं खोगी। जेसाबेल हंसती है और कहती है माँ आप बहुत बुरी टैरो रीडर हो क्योंकि आप जो भी बता रही हो वो सब कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है, आप गलत बता रही हो। लेकिन तभी उसकी माँ कहती है जेसाबेल तुम तो मर गई, तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, इधर मैंने तुम्हें जन्म दिया उधर तुम मर गई। जेसाबेल हैरान रह जाती है कि ये उसकी माँ क्या कह रही है। उस दिन के बाद से जेसाबेल के साथ अचानक अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। जब वो सोती है तो उसे लगता है कि उसके पास कोई आत्मा आ गई है। जब वो नहा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई लड़की उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कुछ चमकना सा दिखाई देता है, वो भी नदी के दूसरी तरफ। जेसाबेल को समझ में नहीं आता आखिर वो अपनी बात शेयर करे तो शेयर करे किससे। वो दूसरी कैसेट लगा के सुन रही होती है, तभी पीछे से जेसाबेल के फादर आ जाते हैं और वो उसको बहुत डांटते हैं। वो उससे कहते हैं बस यही सब चीज़ें उससे मैं तुम्हें दूर रखना चाहता था और तुम्हें ये कैसेट्स मिल गई, ये सब बकवास और बेकार की कैसेट्स हैं। वो सारा डिब्बा कैसेट्स का लेकर जाते हैं बाहर और जलाने की कोशिश करते हैं, पर अचानक वो आत्मा उन पर अटैक कर देती है और वो खुद ही जल जाते हैं। जेसाबेल एक खिड़की से उन्हें जलते हुए देख लेती है, पर वो लाचार होती है और मदद ही नहीं कर पाती है। इधर फादर के फ्यूनरल पे जेसाबेल को अपने हाई स्कूल का प्यार मिलता है, यानी कि प्रेस्टन की अब शादी हो चुकी होती है, पर जेसाबेल उसके साथ बात करने में बहुत कंफर्टेबल फील करती है। जेसाबेल उसे सारी घटनाएं बताती है और उसको ये भी बताती है कि उसने नदी पार कुछ चमकता हुआ भी देखा है। प्रेस्टन कहता है कि हो ना हो ये सब तुम्हारा वहम है, मैं ये सब नहीं मानता, पर जेसाबेल अपनी बात पे अटल रहती है। वो उसको वो सारी कैसेट्स भी दिखाती है और उसमें से एक वीडियो दिखाती है।
प्रेस्टन कहता है कि ये सब बकवास की बातें हैं, वैसे भी तुम्हारी माँ बहुत पुअर प्रेडिक्शन करती हैं क्योंकि उन्होंने जो जो प्रेडिक्ट करा है वो तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। और रहा सवाल नदी के उस पार चमकना दिखने का, चलो हम चल के देखते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। वो बोट में बैठता है जेसाबेल के साथ और नदी की दूसरी तरफ जाता है तो देखता है वहाँ पर वुडू हो रहा होता है। वुडू यानी कि जादू टोना। कुछ कंकाल लटक रहे होते हैं, कुछ पत्ते लटक रहे होते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। तभी उन्हें एक छोटी सी ग्रेवयार्ड मिलती है जिस पे नाम लिखा होता है जेसाबेल, और जिस दिन जेसाबेल का जन्म हुआ होता है उसी दिन की डेट डली रहती है। जेसाबेल कहती है कि जेसाबेल तो मैं हूँ और मैं ज़िंदा हूँ, फिर ग्रेवयार्ड किसकी है। प्रेस्टन उसको खोदता है तो हैरान रह जाता है, एक छोटे से बच्चे की खोपड़ी उसमें होती है। वो फ़ौरन शेरिफ को फ़ोन करता है, शेरिफ आता है और जेसाबेल से पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर हो जो इस दुनिया में ना रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुमसे शेयर ना की, उसी की खोपड़ी हो। जेसाबेल कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। शेरिफ कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ और उसके बाद मैं डीएनए टेस्ट करूँगा। तुम्हारे फादर की ऑटोप्सी मेरे पास है और तुम्हारा भी मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है। जो भी रिपोर्ट होगी मैं तुम्हें फ़ौरन फ़ोन करके बताऊँगा। जेसाबेल अपने घर जाती है और प्रेस्टन उससे कहता है कि इस घर में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपना सारा सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर रख लूँगा। जेसाबेल जैसे ही सामान पैक करने आती है, प्रेस्टन सोचता है कि वही जेसाबेल है और उसको गोद में लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब वो औरत जेसाबेल नहीं एक दुष्ट आत्मा निकलती है। वो उस पर अटैक करती है और प्रेस्टन को बेहोश कर देती है। जेसाबेल ये देख लेती है, फिर वो आत्मा उस पर भी अटैक करती है और तभी जेसाबेल को एक छुपी हुई कैसेट भी मिलती है। वो जब उसको लगाती है तो हैरान रह जाती है कि मदर और फादर कितने खुश हैं और अपनी एनिवर्सरी वाले दिन उसकी मदर अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट करती है सबके सामने। वो समझ नहीं पाती कि आखिर चक्कर क्या है। जब मदर फादर इतने खुश थे तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसके समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में कौन है जो उसे इतना परेशान कर रहा है। तभी पीछे से वो नीग्रो आदमी आता है जिसका नाम मोसेस होता है और दूसरी तरफ आती है उसकी माँ। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताती हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि मैंने कभी भी तुम्हारे पापा से प्यार किया ही नहीं, मैंने हमेशा मोसेस से प्यार किया। और वो ये है, मोसेस एक नीग्रो आदमी होता है जो वुडू करता है। वो कहती है कि मोसेस ने ही मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सिखाई और जब सबके सामने पार्टी में मैंने प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया था तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं तुम्हारे फादर मुझे छोड़ ना दें। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो गोरा नहीं, एक काली लड़की थी। तुम्हारे फादर को पता चल गया था कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने फ़ौरन उस बच्चे को मार दिया और उसको जाके दफनाया है और फिर वो गुस्से में गए और मोसेस को भी उसी दिन ज़िंदा जला दिया। उसी का नाम जेसाबेल था। अपने एक्ट को छुपाने के लिए तुम्हारे फादर ने तुम्हें गोद लिया, तुम एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो और तुम्हारा नाम रखा उन्होंने जेसाबेल। तुम मेरी बेटी हो ही नहीं। और इतना कहकर वो याद करती है कि मैं मोसेस के बिना नहीं रह सकती और इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया। जेसाबेल को वो आगे बताती है कि तुम्हारी जहाँ जो जगह है तुम्हें वही जगह जाना पड़ेगा और मेरी बेटी को यहाँ वापस आना ही पड़ेगा। जब तुम छोटी थी तभी मैंने एक रिचुअल की स्टार्टिंग कर दी थी और बस मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि कब तुम इस घर में वापस हो और कब हम दोनों मिलकर इस रिचुअल को पूरा करें। वो उसके माथे पर एक क्रॉस का साइन बनाती है, वही साइन जो उसने बचपन में उसके माथे पे बनाया था, और दोनों की आत्मा उसको लेकर जाती हैं और एक नदी में फेंक देती है। जेसाबेल नदी के अंदर गिर जाती है क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते, इसलिए वो ऊपर आ ही नहीं पाती है। तभी वो नीग्रो लड़की जेसाबेल वो आती है और उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती है और प्रेस्टन की जब आँख खुलती है वो देख लेता है कि वो डूब रही है तो उसको जाके बचाता है। असल में उसे लगता है कि उसने जेसाबेल को बचाया, पर जेसाबेल पर जैसी मर जाती है और वो उस नीग्रो लड़की जेसाबेल को बचा लेता है जिसने उसकी बॉडी पे काबू पा लिया है। वो उसको जैसी लेकर बाहर आता है वो उसको किस करती है और दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। शेरिफ कहते हैं कि वो जो लड़की जिसकी खोपड़ी आपको मिली थी उसका डीएनए ना तो आपसे मैच हुआ और ना ही आपके फादर से। आप समझ रही हैं ना मिस लॉरेन। तभी वो पलटती है और कहती है आई एम नॉट मिस लॉरेन, आई एम जेसाबेल। बस इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू मनीषा धुंगाना, कौशल परमार, रेनू, भूपेंद्र, सुमन, सोनाक्षी डे, नीरज डे, सुप्रिया और आलिया तबस्सुम का, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा।
अब आप लोगों के लिए है एक खुशखबरी। बहुत जल्द कसौटी की शुरुआत होने वाली है क्योंकि एकता कपूर ने अपने स्टार्स से बात करनी शुरू कर दी है और बहुत जल्द शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है हमारा इंटरेक्शन फिर से पहले जैसे बहुत जल्द होने वाला है, पर डेट अभी मुझे क्लियरली नहीं पता है। कल के क्वेश्चन के सही जवाब देने वालों के नाम है नीरज डे, रेनू, सोनाक्षी डे, लीला चौहान, सौम्या दुबे, गीता देवी, लक्षणा दनवटे, विजय सिंह राणा, मनप्रीत कौर, खान मौजा, कामिनी सिन्हा, सरिता लडवाल, बिपाशा पॉल, तन्नू, रीना कुकरेजा, मोहनलाल अरोड़ा, अभिजीत, अनुराग सहाय और सोनू दास। तो आज का क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपको बताना है कि वीना शर्मा ने लीप से पहले कौन सी जॉब की और लीप के बाद उसने कौन सा बिजनेस शुरू किया। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें सही और जल्द मिलेंगे। कल मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय।